गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस। आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान। कक्षा 7 की जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही उस बुक की जो प्लेलिस्ट है, जो 10 लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, वो आपको मिलेंगे हमारा राजस्थान। आप चैनल पे जाइए और हमारा राजस्थान आरबीएससी बुक कक्षा 6 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको 10 के 10 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 7। साथ ही जो बच्चे नए हैं, जो चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये कक्षा 7 भाग 2। तो इस जो लेक्चर है इसको हम स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, जो कक्षा 7वीं किताब है, कक्षा 7 की जो किताब है, इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट डेटा है आपके राजस्थान जी के संबंधित। आप समझ भी जाओगे चैप्टर देख के। देखिए, आप जो भी ये चैप्टर्स देख पा रहे हैं, जैसे वन वन्यजीव एवं संरक्षण, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं सिंचाई, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, नेक्स्ट राजस्थान के प्रमुख शासक, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षिक सुधार, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। अब देखिए, आपके लिए जो टोटल 9 चैप्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। परिशिष्ट महात्मा गांधी, ये नेशनल जीके का पार्ट है। नेशनल जीके का पार्ट है आपके लिए, नेशनल जीके का पार्ट है। लेकिन हमें सिर्फ मतलब है राजस्थान जीके से, हमें सिर्फ मतलब है राजस्थान जीके से। लेकिन फिर भी मैं आपको लास्ट चैप्टर जो महात्मा गांधी, इसको जरूर कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि रीट के ऐसे विद्यार्थी हैं जो आर्ट्स से दे रहे हैं, उनको नेशनल और राजस्थान जी के दोनों ही पढ़नी है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर साबित होगा। साथ ही इस चैप्टर में हम देखिए, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, वन वन्यजीव एवं संरक्षण। तो इसके लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला हम वन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा वन्यजीवों के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा इन दोनों के संरक्षण के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर। देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है, मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत हैं, उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन केरन, सारस, बगुला, बया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्यजीव एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, आपको इन 5-6 लाइनों से ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, क्योंकि ये कक्षा 7 की पुस्तक है, तो कक्षा 7 के बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बनाई गई है, जिसमें चैप्टर का स्टार्टिंग ही कोई ना कोई एग्जाम्पल देके समझाया जाता है कि इस चैप्टर में हम आज ये पढ़ेंगे। तो जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। देखिए, साइबेरियन किरेन, सारस, बगुला, बया, कोयला, बटेर जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि केवलादेव पक्षी से संबंधित जितने भी पक्षी हैं वो आपको उपलब्ध हो गए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ें वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। अब देखिए, इन 4-5 लाइनों में आपको वनों के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके लिए कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन आपको ये जरूर पता लग जाता है कि वन हमारे जीवन में क्या क्या महत्व प्रदान करते हैं। अब देखिए, वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। अब देखिए, जो राजस्थान के वन हैं
इनसे जो प्राप्त लकड़ी है, इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं। इमारती लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी यूज में होती है, तेंदू का पत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियां बना सकते हैं। ठीक है। वनों के प्रकार, अब देखिए यहाँ से आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ से ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़िए। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। अब देखिए पहला क्वेश्चन ही आपके लिए बन चुका है कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग क्या है, वन क्षेत्र है। यानी कि 1/10वां हिस्सा जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो क्या है, वन है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर तथा सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। तो आपके लिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर जिले में, और सबसे कम जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, चूरू जिले में। ठीक है। तो तीनों क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो वन है राजस्थान के 1/10 भाग में स्थित है। राज्य में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में, और सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, चूरू जिले में पाए जाते हैं। अब देखिए वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है। हम 3 वनों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में जो वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन कौन से होते हैं, ये वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। देखिए जो राजस्थान में 1/10वां हिस्सा है वो किसका है, वनों का है। उसमें से भी 1/3 से अधिक हिस्सा किसका है, आरक्षित वन का है। अब आरक्षित वन किसे कहते हैं, आरक्षित वन सीधे सरकारी नियंत्रण के अंदर आते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण वन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आरक्षित जो वन होते हैं यहाँ पे पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है। ठीक है। पशु चराने व लकड़ी काटने पर यहाँ पर प्रतिबंध है। साथ ही में भी मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि जो आरक्षित वन है ये राजस्थान के कितने परसेंट भाग पर फैले हुए हैं, कितने परसेंट क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं, ये फैले हुए हैं 37.05% पर, 37.05% पर। क्षेत्रफल हो जाता है लगभग 12,176.24 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। 12,176.24 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया कवर हो जाता है आरक्षित वनों के द्वारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सुरक्षित वन। अब देखिए सुरक्षित वन किसे कहते हैं, सुरक्षित वन, यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। अब देखिए आधे से अधिक क्षेत्रफल पर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सुरक्षित वन है ये टोटल 56.43% पर फैले हुए हैं, 56.43% पर फैले हुए हैं। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीधा यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है कि राजस्थान में सुरक्षित वन कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं, 56.43% पर। ठीक है। अब यह सुरक्षित वन क्या होते हैं, अब देखिए जो सुरक्षित वन है इनमें पशुओं को चराने की और लकड़ी काटने की कुछ सीमित आजादी दी गई है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो अपने आरक्षित वन थे यहाँ पर पशु चराना और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध था, लेकिन यहाँ पर कुछ नियमों के साथ साथ सुरक्षित वनों में छूट दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन, इस श्रेणी में वन में पशु चराने में लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। जो अवर्गीकृत वन है इनमें किसी भी प्रकार से हम पशु चरा सकते हैं और लकड़ियों को काट सकते हैं, इनमें कोई भी सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। साथ ही जो अवर्गीकृत वन है ये राजस्थान के 6.52% भाग पर फैले हुए हैं, 6.52% भाग पर फैले हुए हैं। ठीक है। जो राज्य का वन क्षेत्र है उसके 6.52% भाग पर फैले हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो राज्य का वन क्षेत्र है उसके 6.52% पर। तो आपके लिए 3-4 चीजें यहां से इंपॉर्टेंट हो जाती है। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है, धरातलीय स्वरूप
जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, पहला उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, दूसरा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और तीसरा अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। उससे पहले आपको पता होगा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। देखिए, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कुछ इस तरीके से स्थित है, तो ये राजस्थान को 2 भागों में विभक्त कर देती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन हम पढ़ते हैं। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। ये बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां एवं कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष दोईड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि हैं। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुभिद भी कहा जाता है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए उष्ण कटिबंधीय कटीले वन से। तो देखिए, राजस्थान के कौन से भाग में पाए जाते हैं? शुष्क एवं अर्धशुष्क। अब शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और जालौर। इन जिलों में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। साथ ही कौन कौन से मुख्य वृक्ष हैं जो उष्ण कटिबंधीय कटीले वन में पाए जाते हैं? तो इनमें मुख्य है रोईड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि। तो ये भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं और पूछी जा नहीं सकती, आपसे पूछी हुई है कि उष्ण कटिबंधीय कटीले वन में कौन से जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं। या फिर आपसे ये भी पूछा सकता है कि राजस्थान के किस जिलों में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। या फिर एक पर्टिकुलर जिला देके आपसे पूछ लेगा कि बीकानेर जिले में कौन सा वन का प्रकार है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि किस जिले में ये वन पाए जा रहे हैं और साथ ही कौन कौन से मुख्य वृक्ष हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब देखिए विशेषता क्या है। अब देखिए, मरुस्थलीय वनस्पति को मरुविद भी कहा जाता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति है उसे क्या कहा जाता है? मरुविद भी कहा जाता है। ठीक है, अपना जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, आप सभी को पता होगा कि अपना राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। अब खेजड़ी का जो वृक्ष है ये चित्र में दिखाया गया है कि खेजड़ी का जो वृक्ष है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब उष्ण कटिबंधीय कटीले वन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, विशेषता पढ़ लेते हैं। यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। तो आपको पता होगा कि शुष्क और अर्धशुष्क जो अपना क्षेत्र है राजस्थान का, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र, उसमें वर्षा कम होती है, साथ ही तापमान अधिक होता है। आप बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सीकर, जालौर इन जिलों में जब आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर वर्षा कम है लेकिन तापमान अधिक है। ठीक है, इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। अब देखिए, रेगिस्तान में अपने जो थार का मरुस्थल है उसी में ये वन पाए जा रहे हैं और उसमें वन पाए जा रहे हैं। तो उसमें जो वृक्ष होते हैं उसमें क्या है कि पत्तियां छोटी होती हैं। तो पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण बहुत कम मात्रा में होता है। वाष्पीकरण कम होने के कारण वर्षा भी वहां कम होती है। ठीक है, पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं जिनमें ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, रेगिस्तान में होने के कारण कुछ ना कुछ तो इनके पास खूबियां होंगी ताकि ये रेगिस्तान में जीवित रह सकें, ये पेड़ रेगिस्तान में जीवित रह सके। तो इनमें खूबियां क्या है कि इनकी पेड़ों की जो जड़ें हैं वो काफी लंबी होती हैं जो जमीन के अंदर से पानी को सींच लेती है। ठीक है, खेजड़ी जो अपना खेजड़ी वृक्ष है, खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो आपके लिए खेजड़ी जो वृक्ष है उससे भी क्वेश्चन बन गया है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। यह राज्य वृक्ष भी है। तो साथ ही जो अपना खेजड़ी वृक्ष है राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा
राजस्थान का राज्य पुष्प है, तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। सेवन घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। अब सेवन घास से क्वेश्चन पुट हो जाता है कि सेवन घास राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर। साथ ही क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो पौष्टिक घास है सेवन घास वो राजस्थान के किस जिले में, तो क्वेश्चन आपसे किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। तो देखिए जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है इनको क्या बोलते हैं? मानसूनी वन भी इनको कहा जाता है। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपको इसको याद करने का। 4 जिले आप एक साथ ही याद रख सकते हैं। हाड़ौती, ये वन हाड़ौती के साथ साथ किस जिले में पाए जाते हैं? अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली। अब देखिए हाड़ौती के अंदर कौन कौन जिले आ गए अपने? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़। साथ ही पास में टोंक भी स्थित है तो उसको भी आप इसके साथ याद रख सकते हैं। साथ ही राजस्थान के दक्षिण में पाए जाते हैं। अब दक्षिण में देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं मैप के द्वारा। मैप के द्वारा आप याद रखोगे तो आपको अच्छे से चीजें याद हो पाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं। और साथ ही दिशा भी आपसे पूछी जा सकती है कि राजस्थान में दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में या पश्चिम में। तो ये जो वन है ये दक्षिण पूर्व में भी पाए जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हाड़ौती क्षेत्र है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में स्थित है, दक्षिणी पूर्व में स्थित है। ठीक है, साथ ही ये दक्षिण में भी पाए जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण में आपका कौन कौन जिले स्थित हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ये जिले, और चित्तौड़गढ़ ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। साथ ही ये अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली में भी पाए जा रहे हैं। तो राजस्थान की पूर्व दिशा में भी ये स्थित है। आप जब मैप को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगी कौन से जिले कहाँ स्थित है। आप उसके लिए एक काम कीजिएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है कि डेली एक मैप भरिए। लगभग 30 से 40 दिनों तक, एक महीने तक आप कंटिन्यू मैप भरिए। आपको जिले कंटेस्ट हो जाएंगे, और जब आपको जिले कंटेस्ट हो जाएंगे राजस्थान जीके पढ़ने में आपको एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। तो राजस्थान जीके में अगर आपको इंटरेस्ट पैदा करना है, ऐसे नहीं देखिए रटे नहीं जा सकते हैं ये जिले, ये नहीं रटे जा सकते। आप सोचोगे कि हम रट लेंगे, कहाँ तक रटोगे? तो कुछ चीजें रटने की नहीं है। आपको रटने की चीजें आपको आर्ट एंड कल्चर में काफी मिलेंगी, वहां आपको याद रखना है, वहां रखना है। यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती है। इन वनों के पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब देखिए जो अपने उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो देखिए कौन कौन से वृक्ष हैं। यहाँ पर है सबसे इंपॉर्टेंट वृक्ष है अपना सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम ये सभी वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। ये अपने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भाग में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखिए अर्ध उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सिर्फ माउंट आबू माउंट आबू कहाँ स्थित है? सिरोही में। तो ये जो वन है ये सिर्फ सिरोही जिले में पाए जाते हैं, और सिरोही में भी आबू पर्वतीय क्षेत्र पर। ठीक है, और कौन कौन से वन है? बांस, सागवान और साथ ही इनके आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, इनमें ये वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब देखिए
अब हमने वनों के बारे में पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। कौन कौन से अपने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्रकृति, वनस्पति एवं अन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब देखिए, राजस्थान में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। वो कौन कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान के 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। जो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ स्थित है? ये भरतपुर जिले में स्थित है। और कौन कौन से पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं? साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर, ये सभी पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं? देखिए, बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के बाघ के लिए प्रसिद्ध है। जो अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है साइबेरियन क्रेन के लिए, जिसे हम सारस भी कहते हैं। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मुकुंदा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये कोटा और चित्तौड़गढ़ रावतबाटा जिले में फैला हुआ है। ये बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। अब मुकुंदा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। और कौन कौन से पशु पक्षी यहाँ पाए जाते हैं? बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? मुकुंदा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। अब वन्यजीव अभ्यारण्य हम पढ़ेंगे। अभी हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े हैं। राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, फिर से बता देता हूँ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। अब हम पढ़ेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। अभ्यारण्य का अर्थ है अभय अरण्य, भय मुक्त वन, अर्थात ऐसे वन जहाँ वन्यजीव सुरक्षित घूम सकें। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र में संरक्षित किया गया है। राजस्थान में कई वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं। अब देखिए, तालिका 1.1 यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो अभ्यारण्य से हैं वो यहीं से पुट होने की संभावना है, और पुट होते भी हैं, संभावना के पुट होते भी हैं। देखिए, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, किसे कहते हैं? तो वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? जहां पर जो पशु हैं वो सुरक्षित विचरण कर सकें, उन्हें हम क्या कहेंगे? वन्यजीव अभ्यारण्य कहेंगे। अब कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य अपने राजस्थान में है? तो सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जैसलमेर व बाड़मेर में। और कौन कौन से वन्यजीव यहाँ पाए जाते हैं? गोडावन, जो अपना राज्य पक्षी है। देखिए, राज्य पक्षी आ चुका है, राज्य वृक्ष आ चुका है, और राज्य पुष्प। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिडा। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन। और राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, जिसे हम राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो वन्यजीव कौन कौन से हैं? गोडावन, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय। अब देखिए, नेक्स्ट है जो केलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य। केलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सवाईमाधोपुर और करौली जिले में। कौन कौन से वन्यजीव यहाँ पाए जाते हैं? बघेरा, भेड़िया, चीतल और खरगोश। नेक्स्ट है अपना कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, राजसमंद, पाली और उदयपुर में स्थित है। बाघ, भालू, चिंकारा और नीलगाय ये वन्यजीव यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपके लिए किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो सीधा सा यही पुट होता है कि केलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। मतलब अभ्यारण्य का नाम दे देगा आपको, जिला पूछ लेगा कि किस जिले में ये स्थित है। दूसरा, कौन से वन्यजीव इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो ये 2 प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए पुट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं? बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया और सांबर। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? अलवर जिले में। इसमें क्या पाए जाते हैं? बाघ, जरख, सांबर और चीतल। टोटगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य
ये स्थित है राजसमंद, अजमेर और पाली जिले में। कौन कौन से वन्य जीव हैं? तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ। ठीक है। नेक्स्ट है अपना सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पाया जाता है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की देखिए यहाँ से उड़न गिलहरी से क्वेश्चन पुट होता है कि उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में। ठीक है। तो कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? उड़न गिलहरी, सांबर और लोमड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है अपना माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सिरोही में। किसके लिए? रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल और सांबर। अभी अभी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य अभी ये कहाँ स्थित है? बूंदी, बूंदी में स्थित है। और कौन कौन से जीवों के लिए प्रसिद्ध है? विषधारी सांप, बाघ और रीछ। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जयपुर में। कौन से वन्य जीव स्थित है यहाँ पर? बगेरा, जरक, सियार और भेड़िया। नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय, ये लास्ट है अपना राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सहारे। आपको पता होगा कि चंबल नदी है, ये कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में बहती है। तो जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, आप नदी से भी याद रख सकते हैं कि किस किस जिले में पाया जाता है? कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में। और कौन कौन से वन्य जीव यहाँ विचरण करते हैं? घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी। ठीक है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आपको नोट डाउन कर लेना है। अभ्यारण्य का नाम, जिला और कौन कौन से वन्य जीव वहां पाए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए मैप के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। जो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपको बताए गए हैं। जैसे कि आपको इस तरीके से अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना है। ताल छापर, अब देखिए ताल छापर आपको चूरू जिले में दर्शाया हुआ है। सरिस्का आपको अलवर जिले में दर्शाया हुआ है, अलवर में। जमुआ रामगढ़ आपको जयपुर जिले में दर्शाया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सभी याद रखने हैं। सवाई मानसिंह, सवाई माधोपुर, केला देवी करौली में स्थित है। ठीक है। ये सभी आपको इस तरीके से याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनके अतिरिक्त राजस्थान में जवां सागर अभ्यारण्य, जवात सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। बंद बैठा, बंद, एक सेकेंड जूम इन कर देता हूं आपके लिए। बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर में। भैंसोड़गढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सवाई माधोपुर में स्थित है। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य और केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर जिले में स्थित है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर जिले में स्थित है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारा जिले में स्थित है। और तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चूरू में स्थित है। ठीक है। तो ये अभ्यारण्यों से आपको एक पूरी कंप्लीट लिस्ट दी गई है। उस टेबल में आप इस लिस्ट को भी आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि जो एग्जाम है उसमें तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य, साथ ही रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी आपसे पूछे ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है। हाँ जी, अब आगे देखिए। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुंदा हिल्स बाघ संरक्षक परियोजना है तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटलैंड नमूमि स्थित है, जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। अब देखिए जो अपना राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का एवं मुकुंदा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना स्थित है तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील ये नमभूमि है, रामसर साइट हैं। रामसर साइट हैं ये दोनों के दोनों। याद रखने हैं कि राजस्थान में दो ही रामसर साइट उपलब्ध हैं, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक सांबर झील। ये क्या है? वेटलैंड, वेटलैंड या वेटलैंड इंग्लिश में, और रामसर साइट
हिंदी में, जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। अब देखिए, वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू जो ऊंट है, ये क्या है, चिंकारा भी राज्य पशु है, ऊंट भी क्या है, राज्य पशु है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वन संरक्षण के बारे में। इस चैप्टर का अपना पास ये लास्ट टॉपिक है, वन संरक्षण। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। अब देखिए, राजस्थान में कितना परसेंट है, 10%, जबकि होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को रक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि पारिस्थितिक एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों को की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। अब देखिए, जो वन संरक्षण नीति है, इसके बारे में हमको बताया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित कब हुई है, 1988 के अनुसार जो भूभाग है, 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए, जबकि राजस्थान के 10% ही भूभाग पर वन है। ठीक है, अब इसको हमने 20% करने का लक्ष्य रखा गया था, कब, 2010 में। क्यों रखा गया था 20%, ताकि जो और चीजें हैं वो प्रभावित ना हो सके, क्योंकि प्रदेशवासियों को वनों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक और इनकी भी लक्ष्य प्राप्त करनी है। ठीक है, लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है, लगभग 10% है। और आपको जो आरक्षित वन है, जो राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाए जाते हैं, राजस्थान के वन क्षेत्र के 37.05% पर पाए जाते हैं। ये अब कटते जा रहे हैं, इनकी आंदोलन कटाइयाँ चालू है और ये डिक्रीज होते जा रहे हैं समय के साथ साथ, ये वन डिक्रीज होते जा रहे हैं। जबकि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया कि जो आरक्षित वन है, ये सीधे प्रशासन के कंट्रोल में रहते हैं। यहाँ पर ना तो वनों की कटाई की जा सकती है, ना ही यहाँ पर पशुओं को चराया जा सकता है। ठीक है, वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थान द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई है। वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिका के कार्य किए गए हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजी एवं शुष्क वन अनुसंधान आफरी स्थित है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन लाइनों से। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अशुष्क क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। आपके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो बार बार अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड आपसे पूछता है कि काजी कहाँ स्थित है, आफरी कहाँ स्थित है। काजी मतलब काजदी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों कहाँ स्थित है, ये दोनों जोधपुर जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है, दोनों के दोनों कहाँ स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, काजरी और आफरी, ये दोनों कहाँ स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखिए, यह भी जाने तो इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले के खिजड़ली गांव में ठेकेदार द्वारा वृक्षों को कटवाया जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट का बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अब देखिए, राजस्थान में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है, वो लगता है खेजड़ली में। कहाँ लगता है, खेजड़ली गांव में, जोधपुर जिले में स्थित खेजड़ली गांव में राजस्थान का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। क्या घटना हुई थी यहाँ पर, 1730 ईस्वी में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। किसके लिए, वृक्षों के लिए। ये वृक्षों के साथ लिपट गए थे और वृक्षों को काटने के साथ साथ ही इनको भी काट दिया गया था। तो देखिए, उस समय
उस समय जबकि वन अधिक थे तब इन्होंने बलिदान दिया, लेकिन आज का जो समय है, आज वन कम है, वनों के कम होने से वर्षा भी कम होती है, साथ ही पर्यावरण पर और भी असर पड़ रहे हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेज हैं, ये अन्य जो हार्मफुल गैसेज है, ये बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वनों की कटाई साथ साथ होती जा रही है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया वनों के बारे में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे अपना राजस्थान है, मरुस्थल है, आप जाओगे बीकानेर जैसलमेर जिले में रेगिस्तान है, तो पूरा का पूरा राजस्थान एक दिन रेगिस्तान बन चुका होगा। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो आपका खुद का भी ये दायित्व है कि आप खुद भी एक पेड़ लगाइए। साथ ही अगर आपके घर में कोई स्थान है, कोई जगह ऐसी जहाँ एक पेड़ लगा सकते हैं, तो वहाँ भी आप पेड़ लगाइए। आपको राजस्थान जी के पढ़ने के साथ साथ आपको यह भी पढ़ना है कि हमारे जो सामाजिक जीवन है उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने अमृता देवी की जो घटना है इसके बारे में आपको बता दिया है कंप्लीट के। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक मृगवन उपवन भी स्थापित किया गया है। किसकी स्मृति में? अमृता देवी की स्मृति में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमृता देवी की स्मृति में जो मृगवन उपवन है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर जिले में। तो आज का जो अपना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए कुछ शब्दावली है। वाष्पीकरण अभियान, सदाबहार वन, इनको आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। वाष्पीकरण क्या है? तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। आपने पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में साइंस की पुस्तक में पढ़ा होगा वाष्पीकरण किसे कहते हैं। अभ्यारण्य पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र। सदाबहार वन किसे कहते हैं? सदा हरा भरा रहने वाला वन, उसे क्या कहेंगे? सदाबहार वन। अब देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न है। राजस्थान का राज्य पक्षी है मोर, गोडावन, तोता या कबूतर। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? बताइए आप, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन। ठीक है, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू सिरोही में। आपको पता होगा, अभी अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि राजस्थान में जो सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू सिरोही में। देखिए सदाबहार वन। ठीक है, तो जो आपको ये क्वेश्चंस दे रखे हैं चैप्टर के पीछे, इनको आपको खुद ही अटेम्प्ट करना है, मिलान कीजिएगा। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए इसको आपको मिलान करना है कि राष्ट्रीय जो मरुद्यान, जीव अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये किन किन पशुओं के लिए फेमस है। तो आपको जो मैंने आपको टेबल समझाई उसी टेबल से संबंधित एक क्वेश्चन है। ऐसे ही इसी टाइप से क्वेश्चन आपके पुट होता है एग्जाम में भी, इसी टाइप से। ठीक है, यहीं से एग्जामिनर इसी क्वेश्चन को पुट कर लेगा, ऑप्शन बना के आपको दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही आप देखिए जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? वो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय मरुद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको इस तरीके से, आपको अगर टेबल याद है तो आप मैच कर दोगे आराम से इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो आज का जो अपना ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो इस जो क्लास है, कक्षा 7 की जो क्लास है, कक्षा 7 की, ये बहुत ही उपयोगी साबित होगी आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। साथ ही जो नए स्टूडेंट्स है चैनल पर, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।